वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। तो इसकी प्रक्रियाओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। पहला जो उसका प्रक्रिया का हिस्सा है वो क्या है? सत्ता का हस्तांतरण। सबसे पहले क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो विकेंद्रीकरण में केंद्रीय प्राधिकरण के पास पहले मौजूद सत्ता को, मतलब पहले से केंद्र के पास क्या है? सत्ता मौजूद है, तो उसको क्या किया जाता है? स्थानीय स्तर पर या संगठन के विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता है। वो क्या है? सत्ता का हस्तांतरण। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति। दूसरी प्रक्रिया क्या है? निर्णय लेने की शक्ति। स्थानीय सरकारें या संगठन के भीतर विभिन्न इकाइयां अपनी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो जाती हैं। तीसरा है उत्तरदायित्व। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि केंद्र उनसे जवाब मांग सकती है ना कि आपने जो निर्णय लिया है उसका परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो क्या है, उसका जवाब देने के लिए भी तो उत्तरदायी होंगे। तो उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है क्योंकि निर्णय लेने वाले उन परिणामों के लिए सीधे जवाबदेह होते हैं। जो निर्णय लेने वाले हैं वो उन परिणामों के लिए सीधे जवाबदेह होते हैं जो उनके निर्णय से उत्पन्न होते हैं। मतलब उनके द्वारा निर्णय लिया गया और उनसे जो परिणाम उत्पन्न हुआ उनके निर्णय के माध्यम से, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो जवाबदेह है। चौथा है प्रशासनिक कार्य। विकेंद्रीकरण प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है क्योंकि निचले स्तर पर निर्णय लेने से समय और संसाधन बचते हैं। तो क्या होता है? प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है। कौन? विकेंद्रीकरण। ठीक है। क्यों बनाता है? क्योंकि अगर केंद्र ही काम करता तो काम सही समय पे हो पाता क्या? नहीं हो पाता। इसीलिए क्या करते हैं, उसको स्थानीय स्तर पे हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब देखो भागीदारी। तो विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करता है ना। केंद्र की नीतियों में क्या कर रहे हैं? राज्य भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। किसके माध्यम से? विकेंद्रीकरण के माध्यम से। इसीलिए इसमें कहा गया है कि विकेंद्रीकरण जो है वो स्थानीय स्तर पर लोगों को क्या कर रहा है? प्रशासन में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। तो ये है उसकी प्रक्रिया। आगे हम देखेंगे इसके लाभ और इसकी हानियों को। उसके बाद हम देखेंगे विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले घटक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके केवल इस एग्ज़ाम में, एमकॉम के एग्ज़ाम में ही ये काम नहीं आने वाला। ये आगे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे और उसमें अगर मेंस लिखना है ना, तो मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आगे हम देखते हैं, चलो उसके लाभ को देखिए। विकेंद्रीकरण के लाभ क्या है? तो विकेंद्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है उच्च अधिकारियों के भार में कमी। तो विकेंद्रीकरण से होता क्या है? उच्च अधिकारियों का कार्यभार हल्का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य निम्न अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरा है प्रेरणा एवं मनोबल में सुधार। विकेंद्रित जो व्यवस्था है वो अधीनस्थ अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके और निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उत्तरदायी बनाकर उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है तथा उनका मनोबल ऊंचा उठाती है। तो विकेंद्रीकरण का दूसरा लाभ क्या है? प्रेरणा और मनोबल में सुधार होता है। किसके? अधीनस्थों के। ठीक है। तीसरा है विविधीकरण को प्रोत्साहन। तो विकेंद्रीकरण से विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्य को अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और क्या है? योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति। विकेंद्रित संगठन संरचना योग्य प्रबंधकों को प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे उपक्रम को योग्य प्रबंधक सरलता से मिल जाते हैं। और देखो निर्णय लेने में सुविधा। क्योंकि विकेंद्रीकरण में क्रिया है, क्रिया के निकटतम ही निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है ना। क्योंकि आपको कार्य भी दे दिया गया और उस कार्य को करने के अधिकार भी दिया गया है। तो आप उन अधिकारों का जो प्रयोग है वो उस क्रिया के अनुसार ही करोगे। तो क्रिया के निकटतम ही निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है। निर्णय लेने में सरलता रहती है और इससे लाल फीताशाही नहीं पनपती। मतलब कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ऐसे निर्णय अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं।
ठीक है। और देखो, युवा अधिकारियों को प्रेरणा मिलती है। चूँकि विकेंद्रीकरण से युवा अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिलता है, फलतः कर्मचारियों में उत्साह एवं प्रेरणा की सृष्टि भी होती है, मतलब उसका भी जन्म होता है। किसका? उत्साह और प्रेरणा का। ऐसा होने से वे कार्य को अधिक परिश्रम और लगन से करते हैं। अब आगे हम इसकी हानियों को देखते हैं। चलो देखो, पहली हानि इसकी क्या है? अधिक लागत, ठीक है। तो इसमें अधिक लागत आती है। कैसे? विकेंद्रीकरण में प्रत्येक विभाग को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना होता है तथा सभी विभागों में कार्यालय के अतिरिक्त समुचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसके साथ ही उत्पादन और विपणन की सुविधाएं भी प्रत्येक विभाग के लिए उपलब्ध करानी होती है। इसके जो लागत है वो अधिक हो जाती है इससे, और छोटे उपक्रम इसे नहीं अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लागत अधिक हो जाती है। देखो, दूसरा है विशिष्ट सेवाओं में प्रयोग कठिन है। कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे कि लेखाकर्म तथा सांख्यिकी विभाग में या तो विकेंद्रीकरण लागू ही नहीं किया जा सकता, या लागू करने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण केवल आंशिक मात्रा में ही विकेंद्रीकरण लागू किया जा सकता है। तो कई विशिष्ट सेवाएं ऐसी हैं जिसमें इसका प्रयोग हम नहीं कर पाते, प्रयोग करना कठिन होता है। तीसरा है, देखो, संकटकालीन स्थिति में शीघ्र निर्णय लेने में रुकावट। संकटकालीन स्थिति में विकेंद्रीकृत संगठन में शीघ्र निर्णय लेने में रुकावट आती है, इससे उपक्रम को हानि होती है। चौथा है उचित समन्वय का अभाव। यदि संस्था के विभिन्न अधिकारियों में उचित समन्वय नहीं है तो विकेंद्रीकरण लागू करना कठिन हो जाता है, जो अधिकांश संस्थाओं में नहीं हो पाया, है ना। उपक्रम की प्रगति में बाधा। विकेंद्रीकरण से योग्य व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है, जो उपक्रम को प्रगति में क्या करते हैं? बाधा उपस्थित होती है, जिसके माध्यम से, ठीक है। तो ये है इसके लाभ, इसकी सीमाएं, उसकी प्रक्रिया। आगे हम विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।